मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है निरंजन जी है। निरंजन सर है जो कि काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। आपके जीएस पोर्शन को सर पढ़ाएंगे और सर की पहली क्लास है। तो क्या होता है ना कि कभी भी जीवन में आप कोई भी काम करेंगे और जब पहला दिन होता है या पहला काम आप जब करते हैं तो उस समय काफ़ी जो है मन में एजिटेशन होता है, डर होता है। सर अच्छे पढ़ाते हैं, सर का आप लोगों के सामने आज क्लास पहली होगी तो ऐसा नहीं मानना है कि सर के पास कोई दिक्कत है। आप लोग बड़ी प्रेम पूर्वक आसानी पूर्वक सर की बातों को समझिएगा और सर को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जहाँ भी लगे आपको कि कहीं दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट में अपनी मतलब बातों को रखिएगा ताकि हम लोग उसके ऊपर जो है काम करेंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि सफलता अगर प्राप्त करनी है तो सबसे पहले गलतियों को ढूंढना जरूरी है। और अगर हम अपनी गलतियों को ही नहीं जान पाएंगे तो फिर हम सफल कैसे हो पाएंगे। तो इसलिए सर को ढेर सारा प्यार दीजिए। और सर की पहली क्लास है जिसमें आपको जीएस के पोर्शन में सर आज आपको जो है भारत के संविधान के बारे में बताएंगे। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की क्लास है, सर अपने बारे में बताएंगे और सर क्लास लेंगे। ओके, धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले मैं निरंजन सर आप सभी को फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपको निमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और साथ ही साथ हमारे अभिषेक सर को धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इन्होंने हमें यह मौका दिया और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और साथ ही साथ आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है, आप सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। जिसमें हम लोग भारत के संविधान, आज हम विषय वस्तु लेकर आए हैं भारत के संविधान। भारत की संविधान जो है एक बहुत बड़ा व्यापक संविधान है। भारत के संविधान को अगर हम देखें तो भारत के संविधान में बहुत ऐसी चीज़ें हैं। हमारा देश के संविधान जो है एक कठोर भी है और लचीला भी है, क्योंकि इस संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसे समझने पर, जानने पर बहुत ही एक गहरा प्रभाव हमारे देश के ऊपर, हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर डालता है। तो इस संविधान को किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद मैं करूंगा कि आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए अपना विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देख लिया भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान, संविधान के मतलब ही होता है, अगर हम बात करते हैं संविधान, माफ कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जाएगा, तो त्रुटियां हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारा उस पर नजरअंदाज करेंगे। संविधान का मुख्य जो है शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो सम और विधान, क्या संविधान, इसका मतलब ये हुआ कि सम मतलब हो गया बराबर, सम मतलब बराबर, और विधान के मतलब हुआ नियम। ठीक है, क्या नियम, अर्थात इसकी बात करते हैं कि हमारे देश में जो संविधान है यह एक बराबर से जीने का अधिकार देता है। हमारे देश में गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, बहुत सारा चीजें हैं। आप जानते हैं हमारा देश में कितना सारा विविधता है, डाइवर्सिटी कितना है। इतना डाइवर्सिटी होते भी हुए भी हम लोग एकता के बंध में, एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जो एकता है भारतीयता। ठीक है, भारतीय होने का यानी कि इंडियन होने का। ठीक है, यह एक एकता का हमारा प्रतीक है। यह जो है भारत के संविधान के माध्यम से, यह जो चीज़ें है भारत के संविधान के माध्यम से यह एकता के बंध में हम लोग बंधते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने समझ गया कि भारत के सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, यानी कि जिसके लिए जिसके लिए सभी के लिए एक बराबर जो है विधान है, एक बराबर नियम है सभी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए। ठीक है, इतना बात समझ गए। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ज्यादा कमजोर है तो उसको उठाने के लिए महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति को, बहुत तमाम तरह की चीजें हैं। तो पॉजिटिव जो है
पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन के तहत पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन के तहत तमाम तरह की चीज़ों को उसे जो है एक आरक्षण या एक सपोर्ट के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरह के भी संविधान है। तो ये ऐसा नहीं है कि यह जो नियम है किसी के लिए नियम अलग है और किसी के लिए नियम अलग है, सभी के लिए एक नियम है। तो इतना आप समझ गए। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि भारत के संविधान के अंदर अगर जाते हैं तो भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं उसकी हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज़ें की बात करते हैं कि भारत के संविधान में जो है लेसन, क्या है, लेसन है, लेसन या इसको बोले चैप्टर, लेसन या क्या बोले, चैप्टर, लेसन या चैप्टर, है ना। लेसन कितना है और चैप्टर कितना है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में जो है लेसन या चैप्टर बोले, ठीक है, लेसन या चैप्टर, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, भाग। क्या बोलते हैं, भाग। कितना है दोस्तों, 22 भाग है। कितना भाग है, 22 भाग है। भारत के संविधान में लेसन या चैप्टर कितना है, 22 है। उसके बाद आ जाता है क्या, उसके बाद आ जाता है टॉपिक। क्या आ जाता है, टॉपिक। तो टॉपिक कितना है, टॉपिक यानी कि अनुच्छेद, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुच्छेद। टॉपिक या अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में। तो अनुच्छेद जो है 395 है। कितना है, 395 अनुच्छेद है। लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान के समय जो है 395 अनुच्छेद है। मुख्य रूप से 395 है, परंतु लोग अभी जो है उसमें अमेंडमेंट करके, मतलब संशोधन करके, है ना, समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करके भारत के संविधान में जो है और जो है आर्टिकल को जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद वो जो है 400 प्लस में आ गया है। ठीक है, तो बहुत ऐसे किताब है जो 400 प्लस को बताती है, लेकिन बहुत ऐसा है जो 395 में ही है। अब 395 में 400 कैसे पहुंच गया, तो बहुत ऐसा अनुच्छेद है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1 के क, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, अनुच्छेद 1 के क, अनुच्छेद 1 के ख, ऐसे करके बढ़ते गया। इसी को कुछ कुछ किताब में ए लिखता है, बी लिखता है, या कुछ में 1 2, है ना, अनुच्छेद 1 के 1, अनुच्छेद 1 के 2, अनुच्छेद, इस तरह से। तो इस तरह से मूल रूप से आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मूल क्या है, तो मूल ढांचा तो एक ही है ना, मूल ढांचा एक ही है, लेकिन उसमें ए हो गया, बी हो गया, इस तरह से कर करके इसमें आगे बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लेसन, चैप्टर या भाग, अच्छा इतना नहीं समझे, इतना झमेला नहीं समझे तो मोटा मोटी समझिए। मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं। मोटा, आप किताब पढ़ते हैं, किताब में आप देखते हैं, किताब को खोलते हैं आप, तो किताब में ऊपर में जो है लेसन लिखा हुआ रहता है, जिसको भाग आप लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा किताब है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर पर है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, और उसमें सारणी बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो वही एक क्या है, वही लेसन और चैप्टर वही चीज है, भाग है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद उसमें अंदर जाने के बाद, उस टॉपिक में अंदर जाने के बाद जितने सारे चीजों को पढ़ना होता है 1 बाय 1 करके, वो जो है अनुच्छेद है। ठीक है, इतना चीज समझ गए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अनुसूचियां होता है। क्या होता है, अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां जो है, अनुसूचियां क्या होता है, संविधान में आपने देखा लेसन होता है, भाग होता है। ठीक है, लेसन जिसको भाग कहते हैं, उसके बाद अनुच्छेद जिसको आर्टिकल हम लोग बोलते हैं, 395 अनुच्छेद है, लेकिन अभी 400 प्लस हो गया है। आपने देखा भाग जो है 22 भाग है। अब अनुसूचियों के ऊपर आते हैं, अनुसूचियां कितना है भारत के संविधान में, जो है अनुसूचियों का वर्णन है, तो अनुसूचियां कितना है। तो हमारे भारत के संविधान में जो है अनुसूचियां जो है, वर्तमान में जब भारत के संविधान जब लागू हो रहा था, जब
जब संविधान सभा बैठकर भारत के संविधान को बनाया था और भारत के संविधान को लागू किया था, उस समय अनुसूचियां कितना था? तो 8 था। कितना था मेरे भाई? 8 था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखते हैं तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुका है। कितना हो चुका है? 12। यानी कि अभी जो है 12 अनुसूची जो है हमारे भारत के संविधान में एग्जिस्ट है। ठीक है, अब अनुसूचियां क्या होता है, अनुसूचियों के बारे में हम लोग जानेंगे। अनुसूचियां जो है भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए, क्या संशोधन करने के लिए, जैसे जैसे जीएसटी आया, जैसे जीएसटी आया, जीएसटी आया, तो जीएसटी को लागू करने के लिए हमारे देश में संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत, क्या 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया। तो जब संशोधन, संविधान का जो ढांचा है मूल रूप से बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है, ठीक है, तो उसमें संशोधन करना उसके भाग में, ठीक है, क्या उसके भाग में या अनुच्छेद में, क्या अनुच्छेद में, भाग में या अनुच्छेद में संशोधन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, क्या मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसलिए उसमें क्या किया गया कि भाग में संशोधन करने, अनुच्छेद में संशोधन करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अनुसूचियों की व्यवस्था की गई। अनुसूचियां जिसको बोलते हैं शेड्यूल, क्या बोलते हैं? शेड्यूल, ये शेड्यूल, शेड्यूल, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा शेड्यूल का स्पेलिंग जो है इधर उधर हो सकता है। शेड्यूल, तो शेड्यूल जो है, इसको शेड्यूल, अनुसूचियों को शेड्यूल हम लोग बोलते हैं। तो अनुसूची शेड्यूल कितना है? 8 है। आपने देखा कि अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो उसमें शेड्यूल जो अनुसूची में संशोधन करना आसान होता है, इसलिए जो है अनुसूचियों की व्यवस्था की गई। अब अनुसूची कितना है? तो अनुसूची 8 है। आपने देख लिया कितना अनुसूची है? 8 अनुसूची है। अब वो कौन कौन अनुसूची है उस पर हम चर्चा करते हैं, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन अनुसूची है। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, पहला अनुसूची हम देखते हैं। अनुसूची, पहला अनुसूची कौन सा है? तो फर्स्ट अनुसूची में है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत, भारत, भारत राज्यों का, राज्यों का, राज्यों का, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। ठीक है, यानी कि भारत जो है राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, इतना चीज समझ गए। फर्स्ट अनुसूची में भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए, इसको समझना जरूरी है। राज्यों का संघ के मतलब क्या हो गया? संघ के मतलब हुआ कि भारत जो है, भारत की जो शक्ति है, भारत की शक्ति अपने राज्यों से मिलकर, ठीक है, राज्यों से मिलकर एक एक पावर बनेगा और उस पावर का जो है महत्व, उस पावर का जो है महत्व ज्यादा रहेगा। यूनियन इसको बोलते हैं, यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, यूनियन बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि जितना हमारे देश में जो है आप देख रहे हैं, जितना राज्य है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, चेन्नई, महाराष्ट्र, ये सभी जो राज्य है, सभी जो राज्य है, इन सभी राज्यों को मिलाकर, क्या, इन सभी राज्यों को मिलाकर एक यूनियन बनाया जाएगा। उस यूनियन जो है, उस यूनियन को भारत कहा जाएगा। यानी कि हमारा देश जो है एक यूनियन है। ठीक है, क्या है? एक यूनियन है। और वह जो है शक्ति जो है यूनियन, उस शक्ति का जो है, उस शक्ति का सबसे पावर, यूनियन का जो है सबसे ज़्यादा पावर रहेगा। यानी कि देश में एक शासन व्यवस्था रहेगा, एक ही कानून रहेगा, है ना। उस कानून के अंतर्गत सभी हमारे जितना राज्य है सभी को अपने उसके अंतर्गत मानना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद यूनियन के साथ ही आप देखेंगे कि राज्य जो है,
राज्य जो है, राज्य का अधिकार क्षेत्र, मतलब कि जो राज्य है भारत जो के अंदर जो जितने भी राज्य है, तो राज्य का अधिकार क्या, राज्य का अधिकार क्या रहेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद राज्य का क्षेत्र बिंदु क्या, राज्य का क्षेत्र बिंदु कहाँ से कहाँ तक रहेगा, क्षेत्र बिंदु कहाँ से कहाँ तक रहेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि बिहार है, क्या बिहार है, तो बिहार जो है, बिहार का सीमा, आप बिहार में देखेंगे तो हमारे देश के अंदर तो है, लेकिन बिहार का कुछ न कुछ सीमा बना हुआ है। उस सीमा के ही अंतर्गत जो है बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार अपना गतिविधि जो है करेगी, बिहार सरकार अपना गतिविधि करेगी। ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। जैसे बगल में हम यूपी को देखते हैं, उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं, तो बिहार जो है, बिहार सरकार यूपी वाले क्षेत्र में जाकर कोई नियम कानून यानी उसके अंतर्गत जाके कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार का अपना एक क्षेत्र बिंदु है, बिहार सरकार का अपना एक नियम है, अपना एक कानून है, ठीक है, अपना एक राज्य है, वो अपना खुद का मुख्यमंत्री चुने हुई है, उसका खुद का विधानसभा है, उसका खुद का विधानमंडल है ना, उसका खुद का जो है राज्यपाल है, राज्यपाल के अंतर्गत जो है बिहार सरकार के अंतर्गत उसका खुद का नियम कानून जो है, शासन व्यवस्था खुद से चलाया जाता है, उसका खुद का पुलिस है ना। तो इन तमाम तरह की चीजें जो है बिहार सरकार के अपना अलग अंदर है। यानी कि कोई भी राज्य का अधिकार दूसरे को राज्य के में जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर अपना काम नहीं कर सकता है। और उसका राज्य बिंदु कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर बिहार सरकार के जहाँ से राज्य बिंदु होगा वहाँ के संसाधन, वहाँ के नियम, वहाँ के स्थानीय प्रशासन सभी पर काम जो है ये बिहार सरकार ही करेगी। दूसरा उत्तर प्रदेश या कोई दूसरे के राज्य में जाकर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आप लोग के देखेंगे, इसके साथ ही एक और बात आप लोग समझिए, इतना चीज समझ ही गए हैं तो आप एक और बात समझिए कि यूनियन, ये क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन आप बनाइएगा, आप अगर बिहार दरोगा के एग्जाम दीजिएगा, बिहार पुलिस के एग्जाम दीजिएगा या रेलवे के भी एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि यूनियन और फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन में क्या अंतर है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में हमको बताइए, है ना, उसको डिटेल में बताइए, है ना। पूछेगा कि भारत जो है क्या है, भारत राज्यों का संघ है ना, तो भारत तो राज्यों का संघ है। कीजिएगा, ये क्या आ गया, ये सब चीज तो हम लोग देख लिए थे। ओ चलिए, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, पहला क्लास है तो थोड़ा सा क्लीन हो गया। तो आप पहला हम लोग देख लेते हैं, भारत पहला जो है क्या है, भारत जो है, भारत अनुसूची में हम लोग देख रहे थे, अनुसूची देख रहे थे, इसमें भारत राज्यों का भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, ठीक है, यूनियन है, क्या है, यूनियन है, ठीक है। यूनियन के मतलब थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसी में जो है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यूनियन क्या है, यूनियन में के मतलब होता है, यूनियन के मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि वैसे राज्यों का संघ, यूनियन के मतलब, इसका भी मतलब हिंदी जो है संघ ही होता है ना। और फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब भी संघ ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी संघ ही होता है, फेडरेशन। लेकिन हमारा देश का संविधान फेडरेशन के तहत, फेडरेशन यानी कि फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन है, क्या है, यूनियन है, ठीक है। हमारे देश का संविधान क्या है, यूनियन है। यूनियन के मतलब हो गया कि
हमारे देश के जितने भी राज्य है वो आसानी से अलग नहीं हो सकता है ना। उस पर प्रमुख सत्ता जो है किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा। लेकिन फेडरेशन का मतलब होता है जैसे कि अमेरिका के संविधान, क्या अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका के संविधान है एक फेडरेशन का उदाहरण है। क्या फेडरेशन का उदाहरण है, यानी कि वहाँ के जितने भी राज्य मिलकर अमेरिका का निर्माण किया है। अमेरिका एक देश के रूप में विकसित हुआ है, अमेरिका एक देश बना है। तो वहाँ के जितने भी राज्य है अगर जब भी चाहें कि हम आपसे अलग होना चाहेंगे, है ना, हम अमेरिका के हिस्सा नहीं रहना चाहेंगे, तो आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन जो यूनियन है, हमारे देश के संविधान में जो वर्ड वर्णन है संघ का, जो यूनियन शब्द का वर्णन है, वो हमारे देश के संविधान में जो वर्णन है वो आसानी से अगर कोई भी अगर राज्य चाहे, मान लो कि बिहार चाहे, यूपी चाहे, और मान लीजिए केरल है, केरल बहुत दूर है दक्षिण साउथ में, अगर वो कहे कि नहीं हम भारत का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर है कहे कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में संघ की चर्चा है जो आप अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन फेडरेशन शब्द का यूज इसलिए है क्योंकि उसमें उसके राज्य का शक्ति अलग है। यानी कि अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के अंदर जो है दो तरह का जो है नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के मतलब उसके एक जो है राज्य के नागरिकता है, अमेरिका में रहने वाले जो भी राज्य है उसके एक राज्य का नागरिकता है और एक देश का नागरिकता तो है ही है ना। तो इसलिए अमेरिका में रहने वाले लोगों के दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति को एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एक देश के लिए एक नागरिकता है। आप भारतीय हैं तो हैं, अब कहेंगे कि हम बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं तो मेरा अलग नागरिकता है, नहीं, वहाँ के आप निवासी हैं, ठीक है, यूपी के निवासी हैं, बिहार का निवासी हैं, चेन्नई के निवासी हैं, लेकिन आप जो है आपका नागरिकता जो है भारतीय ही है। बात समझ में आ गया होगा। तो फेडरेशन से अलग होना बहुत आसान होता है, लेकिन संघ से अलग होना आसान नहीं होता है। हमारा देश का संविधान संघ में है के रूप में है, फेडरेशन के रूप में नहीं है। तो इतना बात हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा में क्या है, अनुसूची दूसरा में क्या है कि वेतन की चर्चा है। किसका चर्चा है, वेतन की चर्चा है। वेतन मतलब पेमेंट की चर्चा है, ठीक है। क्या चीज का चर्चा है, पेमेंट की चर्चा है, ठीक है, पेमेंट की चर्चा है, पेमेंट की चर्चा है। तो वेतन जितने भी हमारे देश में पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, है ना, उन सभी को कुछ ना कुछ पेमेंट वेतन तो मिलता है। और उस वेतन की चर्चा जो है किसमें है, अनुसूची 2 में है। जैसे कि अब इसके अंतर्गत हम अगर देखते हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, कौन लिखते हैं यहाँ पर, आइए लिखते हैं क्या क्या हो गए। मान लीजिए कि राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, कौन, उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष हो गए। उसके बाद सभापति हो गए, सभापति हो गए, सभापति हो गए। उसके अलावा आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। इन सभी का भारत में वेतन की चर्चा है, ठीक है, इन सभी को तो वेतन दिया जाता है ना। और इन सभी लोगों को वेतन देने का चर्चा जो है भारत के अनुसूची के दूसरे अनुसूची में है। आप समझ गए, आप समझ रहे हैं, इतना चीज हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। इन सभी लोगों का वेतन जो है इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना।
यूपीएससी के मुख्य सचिव हो गए, यूपीएससी के मुख्य सचिव हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, है ना। तो इन सभी लोगों के वेतन की चर्चा किसमें है। अब आपको ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन की चर्चा आप नहीं बता रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप ये बात समझिए कि मुख्यमंत्री हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई सेवा का पद नहीं है। क्या है? कोई सेवा का पद नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, मतलब कोई लाभ का पद नहीं है। हम लाभ बोलना चाह रहे थे, वह एक लाभ का पद नहीं है बल्कि सेवा का पद है। आप जो है मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, जो है कोई लाभ के पद पर नहीं है, इसलिए उनको जो है वेतन नहीं दिया जाता है, उनको वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि औपचारिक प्रधान जो है हमारे देश के औपचारिक मतलब मुखिया। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारे घर में जो है मुख्य रूप से अब दादाजी रहते हैं या पिताजी रहते हैं। तो दादाजी तो खैर अब तो उनका थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो गया, तो जितने भी घर को चलाने का जिम्मेवारी, हाँ कमाने का जिम्मेवारी पिताजी के पास होता है। तो कहने को तो बाहर से कहा जाता है कि हमारे देश के, हमारे घर के जो है मुखिया कौन है, हमारे घर को चलाते कौन है, तो हमारे दादाजी हैं, दादाजी चलाते हैं। लेकिन ये रियलिटी में बात ये होता है कि मुख्य रूप से चलाते कौन है, पिताजी चलाते हैं। आर्थिक गतिविधि को, कहीं किसी को आना जाना है, सब चीज़ों को पिताजी देखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, हमारे दादाजी हैं मुख्य गार्जियन के रूप में। ठीक है, तो जस्ट लाइक इसी तरह से होता है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य रूप से राष्ट्रपति, हमारे देश के जो है मुख्य प्रधान जो है राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन चलाने का काम जो है प्रधानमंत्री का होता है, यानी कि प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। इन सभी लोगों का वेतन मिलता है, इन सभी लोगों का, कुछ लोगों का वेतन कितना कितना मिलता है हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो अब राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख है। कितना है राष्ट्रपति का वेतन? राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा जो है कितना में है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का है कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। ठीक है, कितना है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। सभापति, ठीक है, सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति, उन्हीं को सभापति बोला जाता है। ठीक है, आगे जाइएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 है। कितना है? 2,80,000। कितना? 2,80,000 है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,50,000। कितना? 2,50,000 है। कितना? 2,50,000 है। 2,50,000 ये चीज़ें है। ठीक है, और बहुत लोग हैं जिनका चर्चा आप पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद हम करते हैं। वेतन की चर्चा हम लोग कर लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेतन के हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शपथ। क्या है तीसरा में? शपथ। अनुसूची हम लोग लेकर चल रहे हैं, अनुसूची को लेकर चल रहे हैं, और अनुसूची हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो शपथ की चर्चा, शपथ अब तीसरा अनुसूची में है। तीसरा अनुसूची में क्या चीज है? तो शपथ की चर्चा है। क्या है? शपथ। शपथ आप समझते हैं, शपथ कोई भी आप काम करने जाते हैं, कोई भी नए सरकारी काम करते हैं या संवैधानिक पद पर आप बैठते हैं, तो आपको एक शपथ लेना पड़ता है। वो भारत के संविधान का शपथ लेना पड़ता है। वो भारत के संविधान में जितने चीज़ें के वर्णन है उसका शपथ लेना पड़ता है कि मैं जो है भारत के संविधान की एकता और अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। इसके जितने भी लोग हैं, है ना, तो उन सबों को मैं एक जो है भारत के संविधान के दायरे में जो नियम कानून आता है उसको मैं पालन करूंगा और उसके अंतर्गत मैं अपना कार्य करूंगा। तो एक शपथ होता है, और सभी जो संवैधानिक पद पर पहली बार चुन कर जाते हैं उनको शपथ लेना पड़ता है। ठीक है,
तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। क्या चीज की चर्चा है? शपथ की चर्चा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अब शपथ कौन किसको शपथ कहाँ कैसे दिलवाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा अनुसूची में क्या चीज का चर्चा है। आइए, चौथा अनुसूची राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में ठीक है, राज्यसभा में सीट जो है, राज्यसभा में सीट का राज्यसभा में सीट के बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में किसको कितना सीट मिलेगा, किस राज्य, मुख्य रूप से राज्य को, ठीक है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा में किस राज्य को कितना सीट मिलेगा। आप समझते हैं, आप समझिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। आप एक देख लीजिए, एक क्या है, संसद है। क्या चीज है? संसद। क्या है? संसद है। ठीक है, संसद है। संसद में दो सदन होता है। ठीक है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है, आप कीजिएगा, देखिए संसद है, संसद में होता है एक तो लोकसभा, एक तो होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और होता है और राज्यसभा। अब इसमें देखते हैं, ये इस संसद का चर्चा 79 आर्टिकल 79 में है, लोकसभा की चर्चा 80 में है और राज्यसभा की चर्चा 81 में है। ठीक है, तो इसमें जो है संसद, आप समझ रहे हैं, संसद किस, अभी जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। तो डायरेक्टली पूछता है, अब एग्जाम दीजिएगा तो डायरेक्टली पूछेगा कि किस सदन को उच्च सदन बोला जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो इस राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट होगा, समझ रहे हैं, किस राज्य का कितना सीट होगा, ठीक है, उसकी चर्चा किसमें है, राज्यसभा में सीट की चर्चा किसमें है, अनुसूची 4 में है। ठीक है, अनुसूची 4 में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अनुसूची 4 भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे है अनुसूची 5। क्या है? अनुसूची 5 की चर्चा हम लोग करते हैं। 5 अनुसूची 5 में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अनुसूची में 5 में है लोकसभा में SC ST के सीटों के बंटवारा। ठीक है, लोकसभा में जो है, लोकसभा में SC ST, ठीक है, SC ST के सीट जो है आरक्षित की गई है, आरक्षित किया गया है। ठीक है, SC ST के सीट को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है अनुसूची 5 में, जिसमें लोकसभा में SC ST के सीटों का, अब अनुसूची आप देख लीजिए, लोकसभा जो है आर्टिकल 80 में है ना। अब लोकसभा हम लोग पढ़ेंगे तो किसको कितना सीट मिला है, कैसे किसको मिला है, उसकी चर्चा हम लोग लोकसभा जब पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अनुसूची को देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है क्या, अनुसूची 6। अनुसूची क्या है? अनुसूची 6। और अनुसूची 6 क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, बात करते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इतना जो पूर्वोत्तर, एक ऐसी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। क्या? पूर्वोत्तर, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। तो ये ऐसी जो है, ऐसी क्षेत्र है जो पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। तो इन सभी का चर्चा जो है अनुसूची 6 में है। अच्छा, अनुसूची 6 में है तो ये लोग क्या कर, मतलब क्यों चर्चा किया गया है, क्या है इसमें? अनुसूची 6 में इसलिए चर्चा किया गया है कि
पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज़्यादातर एसटी समुदाय के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अच्छा, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के भौगोलिक परिवेश है, एक मैदानी भाग से अलग है, पहाड़ है, जंगल है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर, जीविकोपार्जन किस तरह से होगा, इन सब चीज़ का चर्चा उसमें है। तो वो लोग जो है, उन लोगों को कैसा नियम बनेगा। अब बिहार में जो कानून बनता है ना, जो इधर कानून बनता है वो सभी कानून ले जाके उधर थोपिएगा, ठीक है, उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, उनको प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरकार क्या की कि अनुसूची 6 में इस बात के प्रावधान किया गया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पूर्वोत्तर जो राज्य है उसको कुछ विशेष व्यवस्था दिया जाए कि आप जो है अपना कानून आप अपने परिवेश के अनुसार, आप अपने राजनीतिक परिवेश के अनुसार या भौगोलिक परिवेश के अनुसार आप अपना जो है जंगल, आप जो है अपना एक कानून बनाइए, ठीक है। और उस कानून को जो है संसद, जिसको बोलते हैं लोकसभा, क्या बोलते हैं, लोकसभा। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे देश में चलाने के लिए नियम कानून बनता है वो कहाँ से पास होता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर वह जो है एक कानून के रूप में बन जाता है। अच्छा, तो इसलिए इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को विशेष प्रावधान दिया गया कि आप अपना कानून खुद से बनाइए, आप अपने अनुसार जो है बनाइए, उसको संसद जो है एक्सेप्ट कर लेगी, संसद आपको मान लेगी, ठीक है। इतना बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कि अब कानून बना दिया कि मान लीजिए कि जंगल की कटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है जंगली इलाकों में, तो इन लोग जंगल के जो है ना कटाई के विरोध में जो है लड़ाई लड़ता है ये लोग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग, एसटी समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग। तो अब ये लोग कानून बना दिया कि नहीं, जंगल के कटाई आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी इनका राज्य का कानून है, राज्य विधानमंडल बना दिया कि जंगल के कटाई आप नहीं कर सकते हैं, तो जंगल की कटाई नहीं कर सकते हैं। अब इसको संसद जो है मानेगी, ठीक है, संसद मानेगी और संसद इस पर संसद जो है इस पर अप्लाई भी करेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसी तरह से अभी हाल फिलहाल नहीं, 2-3 मंथ के पहले की बात है, सोनम वांगचुक, तो 3 इडियट वाले जो सोनम वांगचुक का जो किरदार निभाए हैं आमिर खान, हाँ, तो सोनम वांगचुक एक वहाँ के पर्यावरणविद थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अनशन पर बैठे थे। अनशन पर किस लिए बैठे थे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। क्या, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कि वहाँ की जो पर्यावरण है, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको बचा कर हमें रखना है, ठीक है। अगर बचा कर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर जो कश्मीर का जो सुंदरता है, हाँ, वो कैसे हम लोग एग्जिस्ट करेगी। तो बहुत सारा है, राजनीति मुद्दा है, वो अलग बात है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य को एक अपना प्रावधान दिया गया है जिसके माध्यम से वो संसद जो है अपना कानून उसको मान लेगी। तो अनुसूची 6 तक हम लोग पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6, अब अनुसूची 7 में हम लोग देखते हैं। क्या, अनुसूची 7, अनुसूची हम लोग चल रहे हैं लेकर, अनुसूची हम लोग लेकर चल रहे हैं, अनुसूची लेकर चल रहे हैं, बार बार हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अनुसूची लेकर चल रहे हैं। अब अनुसूची 7 क्या कहता है उस पर आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। अनुसूची 7 कहता है कि शक्ति का विभाजन होगा, शक्ति का विभाजन होगा, शक्ति का क्या, शक्ति का विभाजन, शक्ति का क्या, विभाजन, शक्ति का विभाजन। अर्थात मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जो शक्ति है, भारत के कानून बनाने की जो शक्ति है किसी एक में नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार जो रूल कर रही है तो सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं रहेगी, है ना। वो जब बहुत सारा राज्यों को मिलकर, जैसे कि आप देखिए कि देश है, ठीक है, देश है भारत, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा जो है राज्य जो है मिलकर यह एक देश का निर्माण किया है। अब मोटा मोटी आप समझिए कि बिहार है, यूपी है, बिहार है, हाँ, झारखंड है, ठीक है। इधर देख लीजिए तेलंगाना है, तेलंगाना हो गया। इधर आप देख लीजिए महाराष्ट्र हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इधर आप देखिए सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। इन सभी राज्य मिलकर एक देश यानी कि यूनियन बनाया है, यूनियन बनाया है, देश का बनाया है। तो सभी ने मिलकर बनाया है ना, तो कहीं ना कहीं सभी का अपना एक अधिकार होगा। हाँ, सभी का अधिकार होगा कि मैं अपना कानून बनाऊं, ठीक है। सभी का कुछ ना कुछ पावर होता है। हाँ, आप देखते हैं कि सबसे निचले स्तर पर देखते हैं मुखिया, ग्राम पंचायत के चुनाव होता है तो उसमें मुखिया, मुखिया के नीचे भी होता है वार्ड सदस्य, हाँ होता है ना, वार्ड सदस्य, उसके बाद सरपंच, इस सब तरह के चीज़ों को मिलाकर एक बड़े चीज़ों को बनाया जाता है, एक बड़े शक्ति का निर्माण किया जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत के शक्ति का विभाजन की अगर बात करते हैं तो भारत में शक्तियों को बांट दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं रहेगी ताकि वह उसका मिसयूज न करे, ठीक है, उसका मिसयूज न करे, है ना। उस शक्ति जो है सभी में बराबर बराबर बांट दिया गया है। माफ करिएगा सॉरी। तो शक्ति को बांट दिया गया, इतना चीज आप समझ गए। तो यूपी का अपना एक शक्ति रहेगा, बिहार का अपना एक होगा, झारखंड का भी अपना एक रहेगा। तो शक्तियों में, शक्ति के विभाजन में चर्चा किया गया है कि शक्ति का विभाजन में इस बात का चर्चा किया गया है कि एक संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा, संघ, ठीक है। क्या होगा? संघ सूची। अब इसी को संघ के मतलब एक देश, संघ के मतलब क्या, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर देश, ऐसे आपको समझने के लिए आसानी होगा। संघ के मतलब देश हो गया। उसके बाद हो गया क्या? राज्य। क्या हो गया? राज्य। क्या? राज्य। ठीक है बात, ठीक है, राज्य। अब इसी में क्या किया, संघ है तो संघ के सूची जोड़ दिया। क्या? सूची की, यानी कि संघ सूची। क्या हो गया? संघ सूची। संघ सूची, उसको मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो सूची, राज्य हो गया, आइए देखते हैं। तो इसमें संघ क्या हो गया, जो देश के लेवल पर है उसको संघ सूची बोलेंगे, जो राज्य के लेवल पर है उसको राज्य सूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राज्य सूची। और जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलेंगे समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अर्थात समवर्ती सूची। इतना चीज आप देख रहे हैं, समवर्ती सूची। पहला संघ सूची हो गया, दूसरा राज्य सूची होगा, तीसरा समवर्ती सूची हो गया। संघ सूची में जो भी कानून है ना, वह देश बनाएगा, वह भारत के संसद बनाएगा। कौन सा बनाएगा? चलिए यहाँ पर हम आपको एक ड्रॉ बना दे रहे हैं, आप यहाँ से समझिए, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? संसद है, ठीक है, संसद है। ये है विधानमंडल। कौन सी है? विधानमंडल, विधानमंडल। विधानमंडल में आप देख रहे हैं कि ये जो है देश को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट? देश को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है राज्य को रिप्रेजेंट करता है, राज्य को रिप्रेजेंट करता है। इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें होता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। आप इतना समझ गए, विधानसभा, विधान परिषद। अब वहां से कोरिलेट करना है और कोरिलेट करके यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब संघ सूची, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? देश लेवल पर है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। क्योंकि देश में जितना कानून बन रहा है, जितना कानून, जैसे 3 तलाक हो गया, जीएसटी आया, बहुत सारा चीजें आया, तो ये सब कौन पास किया? संसद पास किया, संसद पास किया ना। तो संघ सूची किसके अंतर्गत? देश के अंतर्गत रहेगा। राज्य सूची क्या है? विधानमंडल। जैसे बिहार है तो बिहार में विधानमंडल है, विधान परिषद दोनों है। तो विधानमंडल में कानून बनता है, यानी कि जो बिहार के लेवल पर जो कानून बनता है
वो विधानमंडल हो गया। तो विधानमंडल में कानून कौन बनाता है? विधानसभा, जिसका मुखिया जो है मुख्यमंत्री होते हैं। आप देखते हो कि जिसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। उस पर उसका एक राज्यपाल होंगे। तो विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, दो चीजें हैं। तो ये जो विधानमंडल में, यानी कि मोटा मोटी समझिए कि राज्य का कानून विधानमंडल बनाएगा, देश का कानून संसद बनाएगा। क्लियर? तो राज्य सूची के विषय में बहुत सारा ऐसे विषय है जो राज्य लेवल पर है, ठीक ना, जो क्या है? राज्य लेवल पर है। अब इसमें जो है संघ सूची में क्या क्या है? संघ सूची में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। संघ सूची में अभी इतना सिर्फ जान लीजिए संघ सूची, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर से इसको एक एक करके हमको देखना पड़ेगा अच्छा से, तब जाके हमको पूरा डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए कि संघ यानी कि देश का संघ सूची में कानून देश लेवल पर बनता है, राज्य सूची में राज्य लेवल पर बनता है, समवर्ती सूची में दोनों बनाता है। क्या बनाता है? दोनों, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं, जैसे उदाहरण आप कुछ समझने के लिए, जैसे कि रेलवे, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग, क्या? रेलवे बैंकिंग किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची के। आपका अपना राज्य का रेलवे तो है नहीं। अब कहेगा कि बिहार सरकार की मेरा रेलवे है, बिहार सरकार का अपना रेलवे तो है नहीं ना। रेलवे किसका है? देश का है, भारत का है ना। इंडियन नहीं देखते हैं, इंडियन रेलवे लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे यानी कि भारत सरकार का है, वो आपका नहीं है। बैंकिंग सेक्टर भी कौन करती है? पूरा देश लेवल पर है, यानी कि देश उसको कंट्रोल करती है। उस पर जितना, कहने का मतलब कि रेलवे में जितना नियम बनाना होगा ना, रेलवे में जितना नियम बनाना होगा उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। विधानमंडल, बिहार के विधानमंडल, यूपी के विधानमंडल, तेलंगाना के विधानमंडल, ये सब लोग नहीं बना सकते हैं। यही मुख्य कहने की बात है। बात समझ में आ गया? बैंकिंग हो गया। राज्य सूची के विषय पर बात करते हैं आपको। तो राज्य सूची के विषय में बहुत ऐसा विषय है जो उस पर राज्य जो है उस पर काम करती है। जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि क्या है? जैसे कि राज्य में हो गया, आपको हम बता रहे हैं कि शिक्षा तो खैर दोनों में आ जाता है, ठीक ना, शिक्षा दोनों में आ जाता है। तो राज्य सूची के विषय में कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे कि जैसे में राज्य में जो है पंचायत, हाँ, पंचायत जो है किसके विषय के अंतर्गत आ जाता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। किसके? राज्य सूची के अंतर्गत। शराब किसके अंतर्गत आ जाता है? राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है आप कीजिएगा, थोड़ा सा पहली दिन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा। चलिए, इसको हट भी नहीं रहा है। तो समवर्ती सूची, चलिए छोड़िए इसको, समवर्ती सूची अब अपना काम करते हैं, हम काम करते रहते हैं। चलिए, तो समवर्ती सूची की बात करते हैं। तो ये समझ गए, राज्य सूची, पंचायत, शराब इसलिए होगा क्योंकि राज्य जो है राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। आप देखते हैं कि शराब जो है, बिहार में शराबबंदी की जो है कानून पारित है, शराब बंद है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में तो शराब बंद है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि कहाँ बंद है ना, क्योंकि नियमतः से सरकारी रूप से, ऑफिशियल रूप से बंद है, ठीक है। तो शराब बिहार में तो बंद है, ठीक है, लेकिन क्या बगल में यूपी है, वहाँ पे बंद है, बगल में झारखंड है, वहाँ पे बंद है? नहीं। तो आप कहेंगे ना कि आखिर यहाँ पे बंद है, वहाँ पे क्यों नहीं बंद है? तो इसलिए बंद नहीं है, इसलिए बंद है यहाँ पे, और वहाँ पे इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यह राज्य का विषय है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। अब बिहार सरकार चाह रही है कि हम बंद करेंगे तो बंद करेगी, ठीक ना। राज्य सरकार चाह रही है कि हम बंद करेंगे तो बंद करेगी। अब यूपी करे कि नहीं हम नहीं बंद करेंगे तो नहीं बंद करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश आपका संघ के अंतर्गत तो है नहीं। संघ के अंतर्गत मान लीजिए कि संघ रेलवे है,
रेलवे संघ के अंतर्गत है। अब मान लें कि यूपी में रेल चलेगी, अब बिहार में कहेगी कि हम बंद करेंगे, रेल नहीं चलेंगे, तो आप कानून आप आवाज उठा सकते हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि आप संघ सूची के अंतर्गत है, संघ सूची के अंतर्गत है, तो आप सब देश में एक जैसा संविधान है ना। आप शुरुआती में पढ़े कि सम मतलब समान, विधान मतलब विधि, जिसमें सभी के लिए समान विधि है, उसको संविधान कहते हैं, उसी के संविधान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची कुछ भी अपना कर सकती है, लेकिन न्याय संगत होना चाहिए, अवैध काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पंचायत हो गया, शराब हो गया, इतना चीज समझ में आ गया आपको। अब समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची होता है कि कुछ सूची ऐसे होती है जो दोनों के लिए जरूरी है, देश के लेवल पर भी जरूरी है और राज्य के लेवल पर भी जरूरी है ना। तो उसे समवर्ती सूची में डाला गया है। क्या, किस में डाला गया है? समवर्ती सूची में। जैसे कि परिवार नियोजन, क्या? परिवार 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 नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? परिवार नियोजन, परिवार नियोजन हो गया, है ना। परिवार नियोजन हो गया। शिक्षा भी इसी समवर्तीय सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है शिक्षित करने का, स्वास्थ्य भी इसी के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्वास्थ्य भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप समझ गए हैं? तो समवर्ती सूची के मतलब हो गया, समवर्ती सूची के मतलब कि कुछ ऐसे विषय है जिस पर कानून जो है केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। मतलब केंद्र सरकार के भी बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार भी को भी बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची में भी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कुछ विषय ऐसा होता है कि जहाँ पे राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार जब अगर उस विषय पर केंद्र सरकार अगर कानून बना रही है, तो राज्य सरकार पर बनाया गया कानून जो है ना, फेल हो जाएगा। मतलब राज्य सरकार पर बनाया, राज्य सरकार जो कानून बना रही है ना, कुछ दोनों परिस्थिति में, जैसे कोई एक परिस्थिति आ गया, कोई एक मुद्दा आ गया जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में टकराव हो गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार कह रही कि हम उस पर कानून बनाएंगे, राज्य सरकार अपना कानून बनाएंगे, तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, है ना। राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, या दोनों बनाइए, दोनों के कानून। यानी कि परिवार नियोजन, भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप समझ रहे हैं। जनसंख्या, हमारा देश की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ कर पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले जो है चीन पहले स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में जो है हमारा देश जो है प्रथम स्थान पर आ गया है जनसंख्या। तो परिवार नियोजन यानी कि हमारे 2 बच्चे ही होना चाहिए, इस पर कानून जो है केंद्र सरकार भी जागरूकता फैला रही है और राज्य सरकार को भी यह अधिकार है कि आप भी फैलाइए। ऐसा नहीं है कि हम यूपी में जनसंख्या कम करने की बात कर रहे हैं, झारखंड में कम करने की बात कर रहे हैं, और आप दूसरा स्टेट में आप खूब जनसंख्या बढ़ाने की बात करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। दोनों, तो इस पर दोनों कानून बना है। शिक्षा केंद्र सरकार के माध्यम से भी कुछ शिक्षा का प्रावधान है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है ना, बहुत सारा चीजें हैं जो केंद्र सरकार भी अलॉट करती है। उसके बाद स्वास्थ्य राज्य, सिर्फ राज्य स्वास्थ्य के ऊपर सिर्फ राज्य नहीं देखेगी, केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा कि राज्य जो है कि किस प्रकार की शिक्षा जो है दे रही है। इतना चीज समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि समवर्ती सूची और राज्य सूची क्या क्या है, इस पर आप चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक बात थोड़ा सा और चर्चा हम कर लेते हैं, थोड़ा इसी में जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। वो क्या चर्चा है कि अब इसमें जो है कितना विषय था और कब कितना विषय था, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, हमारा देश का संविधान वर्तमान में, अब पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है, संघ जो सूची है उसमें कितना विषय है। तो वर्तमान में 100 विषय है। कितना विषय है? 100 विषय है। कितना? 100 विषय है। राज्य सूची में जो है, राज्य सूची में पहले जो था, पहले कितना था? 66 था। कितना? 66 विषय था। वर्तमान में इसमें कितना विषय था? इसमें कितना पहले था? तो 47 विषय था। कितना? 47 विषय था। 47 विषय। अब इसमें से क्या किया गया है कि 5 गो विषय निकाल कर एक इसमें जो है जोड़ दिया गया है। 5 गो विषय निकाल कर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 62 होगा कि 52 होगा? 52, सॉरी माफ कीजिएगा, 52 विषय हो जाएगा। कितना विषय हो जाएगा? 52। तो कहने का मतलब ये होगा 52 विषय हो जाएगा, ठीक है।
52 विषय हो जाएगा। यानी कि संविधान जब लागू हुआ तो संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है, 100 विषय है, और राज्य सूची में कितना है, 66। जब संविधान लागू हुआ तो 66 गो था, ठीक, 66 विषय था, और समवर्ती सूची में कितना था, 47 गो था। लेकिन जो है वर्तमान में आप देखते हैं तो वर्तमान में कितना, 52 गो, कितना विषय हो गया, 52 विषय हो गया है ना। और इसमें जो है, इसमें घट कर कितना विषय हो जाएगा, 5 को घटाइएगा तो 61 विषय, यानी कि राज्य सूची में कितना वर्तमान में विषय है, 61 विषय है। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कितना राज्य सूची में कितना विषय है, 61 है, संघ सूची में कितना है, 100 गो है, और समवर्ती सूची में कितना है, तो 52 है। अब जो है ये कब किया गया, ठीक है, प्रश्न उठता है कि कब किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, 42वां संविधान संशोधन संशोधन 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। तो 5 विषय को, कौन कौन विषय को, 5 विषय को, ठीक है, चलिए 5 विषय कौन कौन था उसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन जब हुआ, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसमें 5 गो विषय को, कितना विषय को, 5 विषय को, है ना, इस समय जो है 5 विषय को, 42वां 1976 में हुआ था, है ना। तो 5 विषय को जो है राज्य सूची से निकालकर, कौन सूची से निकालकर, राज्य सूची से निकाल के जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया। कितना, कौन सूची में रख दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। वो कौन कौन विषय है उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन विषय है आप लोग देखेंगे। शिक्षा, पहला क्या है, शिक्षा, उसके बाद शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। तीसरा हो गया मापतौल, क्या, मापतौल हो गया। चौथा हो गया वन और वन्यजीव, और एक और है न्याय प्रशासन, तो कितना विषय हो गया, 5 विषय हो गया। तो इन 5 विषयों को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में निकाल कर जो है निकाल समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो इतना जो हो गया, आप देख लिए कि इतना कौन सी सूची हो गया। हम लोग कौन सा सूची पढ़ रहे थे, तो 7वां अनुसूची पढ़ रहे थे, शक्ति का विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इतना चीज कंप्लीट हो गया, 7वां अनुसूची तक हम लोग कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अनुसूची ही हम लोग पढ़ रहे हैं, 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 ठीक है। अनुसूची में हम देखते हैं, अनुसूची में कौन सा अनुसूची हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो 8वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची, 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया। भारत के संविधान को आप पढ़िएगा तो उसमें 8वां अनुसूची है, उसमें किसका चर्चा किया गया है, कि भाषा की चर्चा किया गया है, ठीक है। किसका, भाषा की चर्चा किया गया है कि हमारे देश में बहुत सारा भाषा बोला जाता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा भाषा को बोला जाता है, लेकिन हम उन सभी भाषाओं का जो है, उन सभी भाषाओं का प्रावधान जो है हमारे देश में किया गया है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जब हमारा देश में संविधान लागू हो रहा था तो उसमें कितने भाषाओं की चर्चा किया गया था, इसमें 14 भाषा था। कितना, जब संविधान सभा जो है
संविधान सभा जो है भारत के संविधान को बनाई थी तो उसमें 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन समय समय पर उसमें अनुसूचियां जोड़ा गया और अनुसूचियों के साथ साथ उसमें संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के साथ साथ उसमें जो है बहुत सारा जो है भाषा को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में जो है, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में कितना भाषा है? वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषा की चर्चा किया गया है। क्या? 22 भाषा की चर्चा है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का चर्चा है? तो 22। अब कोई भी एग्जाम, बिहार पुलिस, दरोगा, चाहे जो भी जितना भी एग्जाम आप दीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि अब कि 8वीं अनुसूची में जो 22, ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि 22 भाषाओं को चर्चा किस अनुसूची में? 22 भाषाओं की चर्चा 8वीं अनुसूची में। क्या? कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। अब कौन सी भाषा कब जुटा उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान। क्या? 21वां संविधान पहला में 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1900 कब होता है? 1967 में होता है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। उसमें जो है क्या करता है कि सिंधी भाषा को जोड़ता है। कौन सी भाषा को जोड़ता है? सिंधी भाषा को जोड़ता है, सिंधी भाषा, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ता है। दूसरा कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो दूसरा संशोधन 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, ठीक है, 1992 में होता है। इसमें जो है नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ते हैं। इसका ट्रिक है नमक। क्या? नमक यानी कि कौन सी भाषा को जोड़ता है? तो इसमें नेपाली को जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या? कोंकणी को जोड़ता है, कोंकणी को जोड़ता है, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, 3 भाषाओं को जोड़ता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर होता है संशोधन होता है। उस संशोधन 52वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में होता है ना। 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में होता है। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। कौन से भाषा जाता है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, ठीक है, बोडो डोंगरी, डोगरी, मैथिली। क्या? मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि कितना भाषाओं को 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इतना भाषाओं को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन सब जोड़ने के बाद कुल मिलाकर अभी वर्तमान में कितना भाषा है? कितना अभी वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछता है कि 8वीं अनुसूची में क्या? 8वीं अनुसूची में कितना भाषाओं की चर्चा है? तो 22 भाषाओं की चर्चा है। इतना तक क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं और हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे। तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो हम आपके लिए एक ठो जरूर कुछ बताते, आपके लिए लेकर आए हैं कि चलिए आपको हम बता रहे हैं कि कितना छोटी है कल्पना तुम्हारी। हम ये चीज़ें जो है मैंने खुद अपने से लिखा है कि कितना छोटी है कल्पना तुम्हारी, कितना छोटी है कल्पना तुम्हारी, क्या इतनी सीमित है राम। कितनी छोटी है कल्पना तुम्हारी, क्या इतनी सीमित है राम। कण कण में संदेश भरा, इतना व्यापक है यह नाम। अगर समझना है प्रभु को तो समझो केवट संवादों को, अगर समझना है प्रभु को तो समझो केवट संवादों को। मर्यादा में रहकर दिखलाओ त्यागो न प्रति इरादों को। तो
लगातार हम लोग इतना देर हम लोगों ने देखा कि अनुसूची 8वीं अनुसूची को हम लोगों ने देख लिया। 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं की चर्चा है। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा था, लेकिन तरह तरह में संशोधन करने के बाद जैसे आप 21वां संविधान संशोधन 1967 में देखें, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इन सभी संविधान संशोधन करते करते 22 भाषाओं की चर्चा हो चुका है। तो आप 8वीं अनुसूची तक हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद 9वीं अनुसूची देखते हैं। अनुसूची को खत्म करके ही आज क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम। तो 9वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची की बात करते हैं अब? अनुसूची की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अनुसूची ही चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में देखते हैं भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। क्या? भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार अर्थात जो है कि भूमि भारत यहाँ, यानी कि भूमि सुधार के मतलब हो गया कि किसका जमीन कहाँ है, किसका जमीन कहाँ है, किस जमीन का कितना रेट है, किस जमीन को कैसे जो है वितरित किया जाए, इन सभी को चर्चा जो है भूमि सुधार संबंधित जो है चर्चा किसमें है? अनुसूची 9 में है। क्या है? अनुसूची 9 में है। जैसे आप समझिए चकबंदी समझिए। चकबंदी क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा प्रकाश डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चकबंदी के मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का कई जगह जमीन है। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जमीन है, बाजार में जमीन है, या खेत में जमीन है। ठीक है। तो भारत सरकार जो है भूमि सुधार अधिनियम अनुसूची में इस बात का चर्चा किया गया कि आपका जो भूमि है वो आप जो है आपके 50 जगह खेत है। ठीक है। 50 जगह खेत है, उस खेत को हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है। उस खेत को इकट्ठा करने के मतलब कि आप अपना खेत का जो है जितना आपका खेत है उसका आंकड़ा हमको दीजिए, और उस खेत का प्राइस कितना है। ठीक है। प्राइस कितना है, उस प्राइस के अनुसार से उस खेत के दाम के अनुसार से आपको हम एक जगह भूमि को देंगे, और उसको आप अगर पूरा बीच में रहना चाहेंगे, पूरा बीच खेत में रहना चाहेंगे तो उसमें वहाँ देंगे, अगर रोड के किनारे रहना चाहेंगे तो वहाँ हम आपको देंगे। तो यानी कि हम आपको आपके ज़मीन के मूल्यों के हिसाब से, मूल्यों को जोड़कर, प्राइस को जोड़कर एक जगह हम आपको भूमि देंगे, जिसको जो है चकबंदी कहा गया। जिसको क्या कहा गया? चकबंदी कहा गया। लेकिन जब बिहार में ये स्थिति आया तो बिहार में लोगों ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है। तो यह भूमि सुधार अधिनियम जो है पूर्ण रूप से अच्छा तरह से लागू नहीं हो पाया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 9वां अनुसूची हो गया। 10वां अनुसूची को देखते हैं। 10वां अनुसूची क्या है? 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है। क्या? दल बदल से संबंधित है। तो यह डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल किस अनुसूची में चर्चा, दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में है? तो माफ करिएगा, दल बदल की चर्चा 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में है। जैसे कि दल के मतलब हो गया कि कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो गया, जदयू हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, आरजेडी हो गया, किसी भी पार्टी से जो है, ठीक है, आप चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि विधायक का चुनाव आप लड़े, और विधायक का चुनाव लड़ने के बाद आप आरजेडी से चुनाव लड़े। ठीक है। चुनाव लड़ने के बाद आप बीजेपी में भाग गए। ठीक है। दल को बदल दिए। ठीक है। या बीजेपी से चुनाव लड़े, आरजेडी में आ गए। ठीक है। तो आप दल तो बदल दिए, तो वहां पे यह कानून लागू हो जाएगा, दल बदल कानून लागू हो जाएगा, आपका विधायकी खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका और प्रावधान है ना, उसका और प्रावधान है जिसके माध्यम से, है ना, उस पार्टी का बहुत सारा नेता जो है उस पार्टी से अगर टूट कर इसमें आना चाहे तो वह दल बदल कानून लागू नहीं होता है। उसका डिटेल में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो दल बदल कानून लागू हो जाता है। अनुसूची कितना में है? 10 में है। ठीक है। और 11वीं अब आता है 11वीं अनुसूची।
ग्यारहवीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। किसका चर्चा है? पंचायत का चर्चा है। पंचायत का चर्चा है। पंचायत में आप देखते हैं कि मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है ना। तो ये किसमें है? पंचायत की चर्चा है, पंचायत में चर्चा है, यानी कि 11वीं अनुसूची में। अब तो महिलाओं को देखो, महिलाओं को आप देख रहे हैं कि महिलाओं को पंचायत स्तर पर मुखिया बनने के लिए बहुत सारा प्रावधान सरकार के तरफ से मिला हुआ है। तो ये 11वीं अनुसूची में इसका चर्चा है। अब इसमें किसका कैसे आगे जाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। क्या है? 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका आप देख रहे हैं, जिसमें इसमें क्या होता है? इसमें तो मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया बनता है जो ग्राम स्तर पर, यह जो है क्या है? ग्राम स्तर पर है, मतलब शहरी स्तर पर नहीं, ग्रामीण स्तर पर होता है। यहाँ पे ये जो है नगर पालिका शहरी स्तर पर होता है। नगर इसमें इसी में हो जाता है नगर परिषद, नगर पंचायत, है ना। ये सब जो है नगर पालिका के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मेयर का चुनाव होता है। क्या होता है? मेयर का चुनाव होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। नगर पालिका में, नगर पालिका किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को आज खत्म कर दिया। 12 अनुसूचियों को समझ गए। भारत के संविधान शुरुआती से लेकर हम लोगों ने देखा कि कितना अनुसूची था, 12 ना। भारत के संविधान में कितना अनुसूची? 12 अनुसूची एग्जिस्ट करता है, 12 अनुसूची हैं। और सभी में हम लोगों ने धीरे धीरे मोटा मोटी पढ़ा है, और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इन सबों से सवाल जो है डायरेक्टली रूप से पूछता है। आपको हम बहुत ऐसा बताएं, जैसे दल बदल एकदम डायरेक्टली यहाँ पे पूछेगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से पूछता ही पूछता सवाल है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि चीज़ें तो हमने जितना डिस्कस किया, ये मेरा पहली क्लास था, तो थोड़ा बहुत त्रुटियां भी हुआ होगा, और होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें क्षमा कीजिएगा और हमारा सहयोग कीजिएगा। और बाकी आप अपना जो है, जो भी विचार है, जो भी सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में डालिएगा और डालकर अपना अपना विचार दीजिएगा। जाते जाते मैं एक जरूर बोलूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक बना मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, यानी कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक जुड़े हुए थे, आप हमसे जुड़े। आप उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाया है समझ में आपको जरूर आया होगा। इससे और सरल भाषा में हम उम्मीद, और सरल भाषा में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब पहली क्लास था तो थोड़ा सा ये था। लेकिन आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, और जुड़कर हम लोग मिलकर एक साथ परीक्षा को नस्तानाबूद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,